हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस में इमेज फॉर्मेशन के दौरान जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उन सारे एब्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में जाना था कि प्रिज्म होते कैसे हैं और उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। फिर रे डायग्राम के द्वारा प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को देखा था। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर थिन प्रिज्म के लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से रे जो है उस प्रिज्म से होकर डेविएट होता है और कब वो मीडियम चेंज नहीं कर पाता है, इमर्ज नहीं कर पाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज देखेंगे अपने। तो चलिए देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डायग्राम के द्वारा रेज के कैरेक्टर को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस इंसिडेंट सरफेस पर रे जब इंसिडेंट हो रहा है तो ये इंसिडेंट रे हमेशा बेस की तरफ मुड़ेगा और ये प्रोसेस कब होगा? जब ये जो सराउंडिंग का मीडियम है इसके रेस्पेक्ट में रेयर हो, अर्थात प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तब ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ेगा। तो ये हो गया नॉर्मल। अब जो है ये रे ऐसे ट्रेवल किया, ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम I1 करते हैं क्योंकि दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और इसको बोलते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया R1। फिर ये रे ट्रैवल करके और सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट के दौरान ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तब अब यहां से ये नॉर्मल से दूर बेस की तरफ मूव करेगा। ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस E, या फिर इसको I2 से डिनोट कर सकते हैं और ये एंगल हो गया R2। जो ये इंसिडेंट रे था, अगर इसका एक्चुअल पाथ देखें तो ये अगर प्रिज्म नहीं होता इसके सामने तो ये अपने स्ट्रेट लाइन के पाथ को कंटिन्यू करता और ये इधर की तरफ ट्रेवल करता। और ये जो रे है ये आ रही है, यहां से आने के बाद ये इधर टर्न कर गई, लेकिन अगर ये मीडियम नहीं रहता, ये सरफेस नहीं रहता, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होती? अब ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे इधर से गया लेकिन निकला कहां से? इधर से। तो दोनों के बीच में ये एक एंगल बना और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपने एक्चुअल पाथ से भटक के इधर निकल गए और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों रे के बीच में जो एंगल बना। ठीक है, ये जो है प्रिज्म एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। जब रे पहले सरफेस से टकराने के बाद अपने एक्चुअल पाथ से भटकी तो पहला ये हो जाएगा डेल्टा 1, ये फर्स्ट बार डेविएट हुआ। और जब ये रे निकल रही, यहां से ये इधर से निकली, तो ये जो है ये भी तो अपने पाथ से, एक्चुअल पाथ से डेविएट हुई, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा 2।
ये हो गया डेल्टा टू। अब यहां पर देख लीजिए, अब इसका नेम डाल देते हैं P Q R S। ये A है और इसको हम लोग बोल दिए B, और यहां पर हम लोग डाल दिए C। इस पॉइंट को हम लोग C मान लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेल्टा का, तो ये देख लीजिए ट्रायंगल QCR में ये एक्सटर्नल एंगल है। ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये डेल्टा वन और डेल्टा टू के सम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा वन का अगर वैल्यू निकालते हैं तो देखिए, ये अगर पूरा का पूरा I है तो ये भी पूरा I होगा। अगर ये I2 है तो ये भी पूरा का पूरा I2 होगा, लेकिन इस I2 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसी तरह से इस I1 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। मतलब ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमको I1 के बराबर मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको I2 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखिए I1 प्लस I1 को कर दें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस R1, और I2 को अगर बोले तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टू प्लस R2। ऐसा हो जाएगा। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वन इज इक्वल टू I1 माइनस R1, और डेल्टा टू इज इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2। ये डेल्टा वन का वैल्यू हो गया, ये डेल्टा टू का वैल्यू हो गया। अब हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा क्या है, इन ट्रायंगल QCR। ट्रायंगल QCR में देखा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन का वैल्यू कितना है जी, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम लोग दूसरे पर आते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखते हैं यहां से इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सॉरी रेक्टेंगल की बात करते हैं, AQBR। ये तो नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा प्लेन के साथ 90 डिग्री का बनाता है। मतलब ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो एंगल AQB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ARB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इन रेक्टेंगल AQBR, एंगल AQB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड उसी तरीके से देखा जाए तो एंगल CRB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि अब इसको और इसको सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको टोटल 360 आएगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको सम करते हैं, एंगल AQB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल BRA प्लस एंगल RAQ बराबर 360। तो यहां पर देख लीजिए AQB कितना, 90 डिग्री। CRB नहीं जी, ARB।
ये कितना है ए आर बी, ठीक है। ट्रायंगल एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए आर बी या बी आर ए दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस क्यू बी आर प्लस आर ए क्यू, ये कितना है एंगल ए है, प्रिज्म एंगल बराबर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से ये प्लस 180 इधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। तो 360 में से 180 जाने के बाद हमारे पास सिर्फ 180 ही लेफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी इधर भेज देते हैं। तो एंगल क्यू बी आर बराबर 180 डिग्री माइनस ए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग ट्रायंगल क्यू बी आर में आते हैं। इन ट्रायंगल क्यू बी आर, ठीक है। ट्रायंगल क्यू बी आर में अगर हम लोग देखते हैं तीनों एंगल को सम करते हैं, क्यू बी आर प्लस बी आर क्यू प्लस आर क्यू बी, इन तीनों एंगल को हम लोग जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हमको 180 डिग्री प्राप्त होगा। यहां पर देख लीजिए एंगल क्यू बी आर है ना, क्यू बी आर प्लस एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी बराबर 180 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल क्यू बी आर प्लस इसका वैल्यू कितना है बी आर क्यू आर टू है, आर टू प्लस इसका वैल्यू कितना है R1 है, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू बी आर इक्वल टू, ये जाएगा इधर तो R1 प्लस R2 इधर माइनस में हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं क्या समानता है। इसका LHS और इसका LHS दोनों बराबर है, तो दोनों का RHS को हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 180 डिग्री माइनस A बराबर 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, माइनस माइनस कैंसिल, तो एंगल A बराबर R1 प्लस R2, ये हुआ। तो R1 प्लस R2 हमको क्या मिला A मिला। यहां पर देखिए इसी चीज को यहां पर यूज करते हैं, ये हो गया थर्ड। इस चीज को देखिए तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का वैल्यू देखिए तो हमारे पास क्या है A है, तो इसके जगह पे हम लोग A डाल देते हैं। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड। तो हम लोग डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। हमारे पास A का वैल्यू मिल गया और डेल्टा प्लस A या फिर डेल्टा का वैल्यू मिल गया।
ए क्या है आपका प्रिज्म एंगल है, डेल्टा क्या है आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है। अब जो है हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशन लेते हैं। देखिए रे अगर इधर से जा रही है रिफ्रैक्ट होके इधर आ जा रही है, अगर इसको देखिए ये प्रिज्म जो होता है प्रिज्म भी रिवर्सिबिलिटी के रूल को मानता है, रिवर्सिबिलिटी के रूल को फॉलो करता है। मतलब इंसिडेंट रे को ऐसे ये जो इंसिडेंट रे है और यहां पर इमर्जेंट रे है, तो अगर इमर्जेंट रे को हम इंसिडेंट रे बना दें तो फिर ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे बन जाएगा, मतलब अपने पाथ को ये रिट्रेस कर देगा, है ना। और तभी जाकर हमारा ये जो डेल्टा का वैल्यू है वो मिनिमम, अगर डेल्टा का वैल्यू जो है हमको मिनिमम लेना है, न्यूनतम हम लोगों को डेविएशन लेना है किसी भी रे का, तो ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए। और ये कब बराबर होगा, जब ये और ये बराबर होगा, मतलब I1 और I2 जो है वो बराबर होगा। I1 I2 बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है हमको मिनिमम मिलेगा, है ना। क्यों होगा, तो हम लोग अलग अलग केस में देख सकते हैं, कभी I1 को I2 से बड़ा करके और I2 को I1 से बड़ा करके, है ना, एजम्पशन जो है वो हम लोग खुद में इस तरह का फिगर बना के एज्यूम करके देखते हैं। और हर बार हम लोग पाएंगे कि ये I1 और I2 जब बराबर होता है, इसको ग्राफ के द्वारा भी हम लोग देख लेंगे, है ना। I1 और I2 जब बराबर होगा तभी जाकर ये मिनिमम होगा, तभी जाकर ये क्या होगा, मिनिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग इस चीज अब हम लोग इस चीज को जो है एक आधार मानकर और तब फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग I1 को I2 के बराबर कर रहे हैं, तो जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा तो R1 भी R2 के बराबर हो जाएगा, है ना। फोर डेविएशन न्यूनतम विचलन के लिए I1 बराबर I2 बराबर I मानते हैं। इन दैट केस क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, तो जब I1 जितना बराबर होगा उतना ये I2 होगा, तो चूंकि एक दूसरे को ये रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेस करने के बाद R1 और R2 भी तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो R1 बराबर R2 बराबर R हम लोग मान लेते हैं। अब जो आपके पास डेल्टा का इक्वेशन है और ए का इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन 3 and 4 बिकम 3 और 4 कैसे बन जाते हैं, तो तीसरे इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा इक्वेशन है आपके पास a बराबर R1 प्लस R2, और R1 और R2 दोनों को हम R मान लिए हैं, तो a बराबर R प्लस R बराबर 2R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2, मतलब यहां पर I R R I ये है, तो ये जो R है फर्स्ट सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन का प्रोसीजर होगा वही सेकंड सरफेस के लिए होगा, बस यही होगा कि यहाँ पे रेयरर से डेंसर जा रहा है और यहाँ पे डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो R का वैल्यू हमको a बाई 2, और जब उधर से आते हैं तो
डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई। तो 2i बराबर डेल्टा प्लस ए और i बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाई 2, है ना। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब जो है इस प्रिज्म में पहले सरफेस से या दूसरे सरफेस से, किसी एक सरफेस से, क्योंकि यही ना मीडियम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो किसी एक सरफेस से हम लोग स्नेल्स के लॉ को देखेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू, ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, यहां पर जो रे ले रहे हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का रे है, ये कंपोजिट लाइट का रे नहीं है। अगर कंपोजिट लाइट का रे लेंगे तो यहां पर डिस्पर्सन भी होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टू 1। और इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5, इन दोनों को मिला के इक्वेशन 5 मान लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 ये क्या हो जाएगा, आई के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं, साइन आई की जगह पे क्या डालेंगे, डेल्टा प्लस ए बाई 2, और आर की जगह पे क्या डालेंगे, ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 बराबर म्यू टू 1। और यही जो है प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले एक रेक्टेंगल लिया ए क्यू बी आर। ए क्यू बी आर में एंगल ए क्यू बी जो है वो 90 डिग्री है, फिर ए आर बी या बी आर ए जो है ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों को हम लोगों ने 90 डिग्री लिख लिया। अब चारों कोनों का सम, इस कोण, इस कोण, इस कोण और इस कोण का जो है सम होगा वो हमारे पास 360 होगा, जिसमें से दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, और एक जो है एंगल ए है ना, प्रिज्म एंगल है। तो यहां से हम लोग एंगल क्यूबीआर का वैल्यू निकाल लिए। जब क्यूबीआर का वैल्यू निकालेंगे फिर हम लोग ट्रायंगल क्यूबीआर में आते हैं, तो ट्रायंगल क्यूबीआर में तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री आता है, और यहां से फिर हम लोग क्यूबीआर का वैल्यू निकाल दिए। इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन, दोनों वैल्यू का कंपैरिजन किए तो हम लोग पाए कि ये जो एंगल ए है ये किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये डेल्टा 1 का वैल्यू I माइनस R1 है और डेल्टा 2 का वैल्यू I2 माइनस R2 है ना। लेकिन ये डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन, इसका जो है वैल्यू इसके और इसके सम के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने डेल्टा 1 का वैल्यू और डेल्टा 2 का वैल्यू डाला। लेकिन हम लोग जानते हैं कि R1 और R2 किसके बराबर है, A के बराबर है। तो फिर R1 और R2 के जगह पे हम लोग A का वैल्यू जैसे ही डालें, A का वैल्यू जैसे ही डालें, यहां पर देख लीजिए, तो हम लोगों को एक ये फॉर्मूला मिला। अब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला ये था और दूसरा फॉर्मूला ये था। अब जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को डेविएशन पूछेगा, मिनिमम डेविएशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन का एजम्पशन लिया। और मिनिमम डेविएशन कब हो जाएगा, जब दोनों का दोनों मतलब इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल जो है वो दोनों आपस में बराबर होगा, तब जाकर
जो डेविएशन है, दोनों रे में जो डेविएशन होगा वो उस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए मिनिमम होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने दोनों को इक्वल बना दिया, मतलब I1 I2 को I के बराबर कर दिया, R2 R1 को R के बराबर कर दिया, और तब जाकर हम लोगों ने इक्वेशन 3 और 4 को फिर से लिखा तो हम लोगों ने पाया कि एंगल R जो है a/2 के बराबर है और एंगल I जो है इतने के बराबर है। अब सिंपल सी बात है कि चाहे ये सरफेस हो या ये सरफेस हो, दोनों तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्रैक्शन का जो रूल है, स्नेल्स लॉ का जो लॉ है, वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2 इज इक्वल टू μ2(1). यहाँ पे μ2(1) μ2/μ1 है। अगर एयर से ग्लास में जाता है, अगर ये एयर से ग्लास या एयर से किसी मीडियम में जाता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिखेंगे साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म से जब रे डेविएट होती है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएटेड जो रे है ना, और आपका इंसिडेंट रे, उनके बीच का एंगल होता है। ये मटेरियल के मीडियम, जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। किस एंगल से उस प्रिज्म में इंसिडेंस कराया जा रहा है और किस एंगल पे वो इमर्ज कर रहा है, उन फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। Dependence of angle of deviation। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म is depends upon wavelength of light refractive index of prism angle of incidence and angle of refraction, sorry, angle of emergence। तो
प्रकाशीय रेखा जो प्रिज्म से होकर डेविएट हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो वो जो लाइट है उसके वेवलेंथ पर, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, किस एंगल से वो प्रिज्म में इंसिडेंट हो रहा है और किस एंगल पर इमर्ज कर रहा है, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। अब है कि वो तो हम जनरल फॉर्मूला निकाल दिए, लेकिन अगर आपके सामने एक बहुत ही पतला प्रिज्म दिया जाए जिसका प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो, तो जब प्रिज्म एंगल छोटा होगा मतलब R1 R2 भी छोटा होगा, और R1 R2 छोटा होगा, ये छोटा कब होगा? जब I1 I2 छोटा होगा, है ना। तो यहां पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब छोटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है। तो उस स्थिति में क्या ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो जो वैल्यू होगा आप साइन के साथ नहीं निकाल पाइएगा, वो सबका लगभग वही आता है। जब भी स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा के बराबर हो जाता है लगभग। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, थीटा इक्वल टू L बाई R वाला फॉर्मूला, है ना, पाई रेडियन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां पर हम लोग उस चीज से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमारे पास थीन प्रिज्म रहेगा तो थीन प्रिज्म का प्रिज्म एंगल काफी छोटा होता है, इस कारण से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, और जब छोटा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू थीन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू थीन प्रिज्म, पतले प्रिज्म से अगर हम लोग रिफ्रैक्ट करते हैं रे ऑफ लाइट को तो क्या होता है? ये हो गया आपके पास प्रिज्म, इसका ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बहुत ही छोटा है। तो रे जो इंसिडेंट होगी ऐसे ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो दोनों बहुत ही छोटे हो जाएंगे। when light is refracted through a thin prism, its angle of incidence and refraction, angle of refraction are very small। तो हम जब ये छोटा होगा तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है ना। तो लिख लेंगे इन दैट केस साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हम लोग प्रिज्म के फॉर्मूले में हम लोग देखे हुए थे
प्रिज्म फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला था, साइन, सो साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाई टू, एंड साइन ए बाई टू इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग लगभग ए बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू बटा साइन ए बाई टू बराबर म्यू टू वन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस डेल्टा बाई टू बराबर या बटा ए बाई टू बराबर म्यू टू वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, ए प्लस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू म्यू टू वन इंटू ए बाई टू, टू से टू कैंसिल। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू वन ए माइनस ए को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन, और ये हो जाएगा थिन प्रिज्म से रे का डेविएशन, है ना। किसी थिन प्रिज्म से रे डेविएट होती है तो उसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ। ग्राफ between angle of incidence and angle of deviation। ठीक है, हम लोग प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ देखेंगे कि किस प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने पर एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता है। तो इस कोऑर्डिनेट पे, ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया और इस वाई कोऑर्डिनेट पे हमने एंगल ऑफ डेविएशन लिया। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और यहां पर तो देख लीजिए कि हम लोग सबसे पहले यहां पर I1 ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं I2, है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। चूंकि प्रिज्म जो है रिवर्सिबिलिटी के लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग I1 से बढ़ते बढ़ते I2 तक जाएंगे तो I2 घट के I1 तक आ जाएगा। बीच में एक ऐसा जगह भी होगा जब I1 और I2 दोनों बराबर होगा।
यहां पर हम लोगों को मिलेगा डेल्टा मिनिमम। ठीक है, ये कब मिलेगा? यहां पर देखिए कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था। कितना था? डेल्टा। अब जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के केस में हम लोगों ने पाया कि ये एंगल ऑफ डेविएशन घटना प्रारंभ किया, घटते 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 यहां तक घटा, यहां तक कम हुआ। और फिर जैसे ही ये I से आगे की ओर बढ़ा, तो आगे की ओर बढ़ने के बाद ये इसका लोअर पॉइंट था, इसके नीचे और नहीं हुआ, और इसके बाद से वो क्या हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया और बढ़ के फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच गया। यहां से क्लियर हो जाता है कि हमको मिनिमम वैल्यू कहां पर मिला। मिनिमम वैल्यू मिला तब जब I1 बराबर भी I और I2 बराबर भी I, मतलब I1 और I2 जब दोनों आपस में बराबर होता है तो हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है किसी प्रिज्म से, है ना। तो इसको देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हम लोग लिख सकते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा के I2 के बराबर करते हैं तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू जब I1 और I2 बराबर होता है उसके बाद से उसका एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, when we increase the angle of incidence towards the emergent angle, then angle of deviation decreases first and at I1 is equal to I2 is equal to I, it becomes minimum, and then increases again। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं और बढ़ाकर I2 के तरफ बढ़ाते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जब I1 और I2 एक दूसरे के बराबर होता है तब ये घट के मिनिमम हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन घट के मिनिमम हो जाता है। और उसके बाद भी यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो ये फिर से बढ़ने लगता है। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण को बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण के तरफ, तब विचलन कोण घटते जाता है, पहले घटता है ना, फिर
I1 बराबर I2 बराबर I पर यह मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद भी यदि हम बढ़ाते हैं तो फिर से वो बढ़ने लगता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का ग्राफ। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल इमर्जेंस क्या होता है और ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है। फिर लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देखेंगे, लिमिटिंग एंगल देखेंगे कि किस एंगल पे अगर हम क्या है, अगर ये प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसमें हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो क्या यह जरूरी है कि प्रत्येक प्रकाश की किरण जो है वो किसी ना किसी सरफेस से निकलकर वो बाहर चली ही जाएगी, मतलब निर्गत हो ही जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये अगर लिमिटिंग, यहीं पे कंसेप्ट आता है लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम कितना वैल्यू होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का कि लाइट जो है वो दूसरे सरफेस से इमर्ज कर सके। अगर उसके उस तरह का कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, वहां पे TIR होने लगता है। तो इस केस को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म फॉर्मूला में क्या देखा, साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन A बाई 2 इज इक्वल टू μ2 अगर जो डेविएशन है ये मान लेते हैं ये एक्चुअल रे हुआ, चाहे ऐसे रे इंसिडेंट किया, ये डेविएशन है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन A के बराबर हो जाता है तब क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तब क्या हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या कंडीशन निकल के सामने आता है। तो साइन A प्लस A बाई 2 बटा साइन A बाई 2, इसको नीचे वाले को हम लोग इधर भेज देते हैं तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ21 साइन A बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2, यहाँ पे क्या A प्लस A 2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन A बराबर μ21 साइन A बाई 2। स्टूडेंट यहां पर देखिए कि हम लोग एक जगह पे डेल्टा भी रखते हैं तो हमारे सामने यही आता, केवल एक जगह पे डेल्टा हो जाता, और साइन डेल्टा इज इक्वल टू μ21 साइन डेल्टा बाई 2, यही कंसेप्ट आता इसमें भी और इसमें भी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन 2A का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है 2 साइन A इंटू कॉस A, है ना, लेकिन साइन A का क्या हो जाता है, तो साइन A का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 बराबर μ21 साइन A बाई 2। साइन A बाई 2 से साइन A बाई 2 कैंसिल, तो हमारा μ21 इज इक्वल टू 2 कॉस A बाई 2 के बराबर हो जाता है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों आपस में कब बराबर होता है, जब μ21 जो है या मीडियम, अगर एयर से ये किसी मीडियम में जा रहा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 cos A बाई 2 के बराबर होता है, तब जाकर हमारा जो ये एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाता है ना। तो
तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है और नॉर्मल इमर्जेंस क्या होता है। फिर देखेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। स्टूडेंट ऐसे समझिए, नॉर्मल इंसिडेंस नाम से ही स्पष्ट है कि रे जो है प्रिज्म के इंसिडेंट सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। मतलब अगर ये सरफेस है इंसिडेंट सरफेस, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बनने वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब I1 बराबर भी 0 हो जाएगा और R1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर किसी भी सरफेस पे रे को हम नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो वो डेविएट नहीं करता है। अब यहां से ये अगर ग्रेज कर गया, मतलब कि इस सरफेस के पैरेलल निकल गया, तो सरफेस का अगर पैरेलल निकल जाता है तो इसको हम लोग बोल जाते, ये हो गया आपका नॉर्मल है ना, और ये हो जाता है आपका ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और ये ही सरफेस के पैरेलल गया, ये क्या हुआ, सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है। तो सरफेस के पैरेलल जब इंसिडेंट करेगा रे तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेजिंग ठीक है। और अगर इमर्ज कर रहा है नॉर्मली सरफेस के परपेंडिकुलरली, है ना, मतलब यहाँ पर E = 0 डिग्री और R2 = 0 डिग्री, अगर इस तरीके से कर रहा है तो इस इमर्जेंस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इमर्जेंस। तो ये कब होता है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, नॉर्मल इमर्जेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस है, इन सबको हम लोग देखते हैं। पहले इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ, तब हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस, नॉर्मल इमर्जेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। Normal incidence in the prism when ray of light incident on the surface, when ray of light incident on the surface normally, then it is called नॉर्मल इंसिडेंस। जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसे हम लोग लंबवत आपतन कहते हैं। देखिए, हम लोग इमर्जेंस और इंसिडेंस दोनों को एक साथ ही हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये भी रिवर्सिबिलिटी के लॉ का पालन करता है।
ये आपके पास रे हुआ। जब लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, तो इसमें डेविएशन, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद इसमें डेविएशन नहीं होगा, इसमें डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो है कि ये रिफ्रैक्ट होके इधर जा सकता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो सकता है या ग्रेज कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ पर ये इमर्जेंट एंगल और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए I1 बराबर 0, R1 बराबर 0, ठीक है, और ये हो जाएगा R2, नॉर्मल इंसिडेंस का एक पहला केस। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंस को देखते हैं, नॉर्मल इमरजेंस को देखते हैं। लाइट जो है ऐसे इंसिडेंट किया और यहां से नॉर्मली निकल गया, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और ये R1, लेकिन E2 बराबर 0 डिग्री और E बराबर 0 डिग्री और R2 बराबर भी 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मली ये निकला है। हम लोग ये भी देख लीजिए, इसको कलर कर दिया, इसको हमने कलर कर दिया, और अब जो है रे को इंसिडेंट कराते हैं इस पे, तो यहां से ये इस पर नॉर्मली स्ट्राइक किया, ठीक है, ये इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है, लेकिन चूंकि ये कलर किया हुआ है तो पुनः इसी पर ये वापस लौट के आ जाएगा। ये हो गया I1 और ये हो गया R1, I1 हो गया और ये R1 हो गया। तो यहां पर भी देख लीजिए, सेकेंड सरफेस के लिए ये नॉर्मल इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। तो सारे के सारे केस में अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये होता था। तो किसी में I1 जीरो है, किसी में I2 जीरो है ना। तो अगर I1 I2 को मतलब जो भी हो, I1 जब जीरो होगा तो I2 को I मान लेंगे, और I2 जब जीरो होगा तब I1 को I मान लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस A, तीनों केस में। मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A। तो नॉर्मल इंसिडेंस या नॉर्मल इमरजेंस दोनों केस में, है ना। देखिए लाइट इंसिडेंस कर रहा है नॉर्मली तो नॉर्मल इंसिडेंस, लाइट इमर्ज कर रहा है नॉर्मली तो नॉर्मल इमरजेंस, है ना। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल इमरजेंस का नॉर्मल लेकिन दोनों केस में या तो I1 0 डिग्री है या I2 0 डिग्री है। तो उस केस में हम लोग I का वैल्यू इतना निकाल सकते हैं या एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तीनों के तीनों केस में अगर हम लोग ध्यान दें, सॉल्व करते हैं, इसको यूज करके हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रिज्म के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोगों को आता है साइन I बटा साइन A बराबर म्यू टू 1। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का साइन I बराबर क्या था, डेल्टा प्लस A बाई 2, और A बराबर क्या था, R1 प्लस R2 था। तो यहां पर R1 प्लस R इक्वल टू था A बाई 2। अब इससे हम लोग इस वैल्यू को उठा के उस प्रिज्म फॉर्मूला में डालते हैं, पुट करते हैं, तो फिर हम लोगों को ये वैल्यू निकल कर सामने आता है। तो तीनों केस के लिए, ना सिर्फ
इस केस के लिए, बल्कि तीनों के तीनों केस के लिए I इक्वल टू इतना हो जाएगा और ये कंडीशन नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस देखेंगे और लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में चर्चा करेंगे।